नमस्कार दोस्तों, क्या आप नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव लड़ने वाले हैं या आपका कोई मित्र चुनाव लड़ने वाला है या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन जानकारी का अभाव है? क्या आप पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं? आज का ये खास कार्यक्रम ज़रूर आप अंत तक ध्यान से देखें इन सारी जानकारियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 90 नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 28 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं और 15 जनवरी को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और 16 जनवरी को फॉर्म की चेक होने की डेट है। और फॉर्म की चेक को लेकर बहुत सारा संशय कई लोगों के दिमाग में रहता है। और नगर निकाय के चुनाव एक ऐसे चुनाव है जिनमें बहुत सारे व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो इन्हीं सब बातों की जानकारियों के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अनुभवी वकील वरिष्ठ एडवोकेट श्याम नारायण जी राठी, जो खुद एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और आप वरिष्ठ वकील भी हैं। तो इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं वकील साहब आपका। सबसे पहले मैं चुनाव पर बात करने वाला हूं, तो चुनावी संरचना को थोड़ा सा समझना चाहूँगा। हमारे संविधान में जो चुनाव की संरचना किस तरह से बनाई गई है? अपने देश में सर्वोच्च निर्वाचित संस्थान है वह लोकसभा है। लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा में बहुमत के आधार पर केंद्र की सरकार बनती है। उसके पश्चात विधानसभाएं हैं। विधानसभाएं प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं होती है। कुछ देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी बनी हुई है, किंतु अपने प्रदेश राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है। विधानसभा के द्वारा राजस्थान राज्य के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसके पश्चात स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में दो तरह के चुनाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इनके चुनाव जिला परिषद, ये चुनाव होते हैं। और जहाँ शहरी निकायों का सवाल है तो नगर पालिकाएँ, नगर निगम और नगर परिषद और महानगर पालिकाएँ इस प्रकार से कार्यरत होती है। उनका भी निर्वाचन होता है। इस प्रकार नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है। जिनको अपन शहरी सरकार भी कहते हैं, जो नगर निकाय के जो चुनाव अभी सामने भी हैं और जिनके लिए ही आज का अपन ये खास कार्यक्रम बना रहे हैं जानकारी के लिए। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपका एक अनुभव भी जानना चाहूँगा। नगर निकाय चुनावों को लेकर आपका किस तरह का अनुभव रहा है? कितने सालों का अनुभव रहा है? सन 1980 के नगर पालिका चुनाव से लेकर अब तक मैं नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव से जुड़ा हुआ हूँ। और तब के पश्चात कई तरह के परिवर्तन आए हैं। कई प्रकार के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो इसके लिए जो अभी वर्तमान जो अपडेट होकर के जो व्यवस्थाएं बन चुकी है, तो नगर निकाय चुनाव को लड़ने के लिए पात्रता, जो एलिजिबिलिटी अपन कहते हैं, पात्रता के लिए क्या क्या आवश्यक है? सर्वप्रथम नगर पालिका या नगर निगम नगर परिषद के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को, प्रत्याशी को कम से कम 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेनी चाहिए। 1 जनवरी, और जैसे अभी है वर्तमान में 1 जनवरी 2021 तक वो व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाने चाहिए। और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वो यहाँ की मतदाता हो। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, जिस वार्ड से चुनाव लड़ना है, वो संबंधित नगर निगम या नगर पालिका का मतदाता होना चाहिए। संतान संबंधी जो नियम है वो किस तरह के? संतान संबंधी नियमों में 27 नवंबर 1995 को एक बिंदु जोड़ा गया कि किसी के भी 2 से अधिक संतानें होंगी वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। किंतु इसमें कुछ छूट दी गई कि इन अधिनियम के संशोधन के लागू होने के पश्चात तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। पहले चाहे जितनी भी संतानें हैं, कोई इसमें बाधा नहीं है।
जो लोग पहली बार चुनाव लड़ते हैं खासकर उनके लिए तो बहुत यह दिमाग में रहता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि फलां आदमी का पूरी तैयारी थी चुनाव की, लेकिन ऐन वक्त पर फॉर्म कैंसिल हो गया। और बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर डमी फॉर्म बोल करके भरवाती हैं, क्योंकि उन्हें भी संशय रहता है कि फॉर्म कहीं कैंसिल ना हो जाए और उस स्थिति में कहीं उनकी सीट खाली ना हो जाए। तो ये फॉर्म जो भरने संबंधी ये क्या गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फॉर्म कैंसिल हो सकता है? एक तो सबसे पहले जो प्रारूप 3 है, जो नाम निर्देशन पत्र है, उसके अंदर क्रम संख्या, आयु, भाग संख्या स्पष्टता होनी चाहिए, उनमें कांट छांट नहीं होनी चाहिए, जानकारियाँ और सही और सत्य जानकारियाँ देनी चाहिए। यानी कि फॉर्म बहुत ही स्पष्ट तरीके से भरना चाहिए और जानकारियाँ पूरी तरह से सत्य जानकारियाँ उसमें जो जितनी भी मांगी गई है सत्य और पूरी ढंग से साफ राइटिंग में उसको भरना चाहिए, ताकि पढ़ने में और काट छांट उसमें नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें प्रस्तावक जो कितने बनाए जाते हैं और प्रस्तावक से संबंधित नियम क्या है? कि नाम निर्देशन पत्र यदि किसी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सदस्य द्वारा और उनके अधिकृत व्यक्ति की टिकट, जिसे टिकट कहते हैं, के प्रस्तुति से हो तो सिर्फ एक प्रस्तावक की ज़रूरत है। और सामान्य निर्दलीय है या इस प्रकार के मान्यता प्राप्त दल जिन्हें राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, या जो इस प्रकार के दल हैं कि जिनको चुनाव आयोग ने अनुशंसा नहीं की है, तो उस प्रकार के प्रत्याशी को 5 प्रस्तावक आवश्यक रूप से नाम निर्देशन पत्र में उनका नाम, पिता का नाम, उम्र और मतदाता क्रमांक, भाग संख्या, वार्ड संख्या जैसे पूर्ण विवरण भरना आवश्यक होता है। इसमें प्रमाण पत्र किस किस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं जो संलग्न करने होते हैं? नाम निर्देशन पत्र के साथ संपत्ति के ब्यौरे के लिए है, और किसी भी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में है, और विशेषतः जो जाति ओबीसी का चुनाव लड़ रहा हो मान लीजिए, और उसके साथ ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में भी इसी स्थिति है कि वो अपना जातिगत प्रमाण पत्र साथ में निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करे। और जैसे नगर पालिका से भी या नगर परिषद से भी अपने को अदेयता का वो एनओसी का प्रमाण पत्र लेना होता है, उसके लिए जैसे क्या किस चीज़ की वो एनओसी होती है? नगर पालिका से एनओसी का जहाँ तक सवाल है वह इस बात के लिए है कि नगर परिषद की कोई भी राशि प्रत्याशी में बकाया नहीं है। अदेयता प्रमाण पत्र है वो कि इस नगर पालिका की कोई राशि बकाया नहीं है। बकाया राशि है तो उसे अविलंब जमा करवा करके और अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेयता प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। ये फॉर्म जैसे अभी भी आपके पास में ये प्रारूप मौजूद है, ये फॉर्म कहाँ से मिलता है और इसको जमा कहाँ कराना होता है? संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी है, उस निर्वाचन कार्यालय से यह प्रारूप निःशुल्क प्राप्त होता है, और जमा कराने के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है उस अंतिम तिथि को दोपहर को 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा नहीं करवाए जा सकते, और विलम्ब से जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। और 15 जनवरी इन चुनावों में अंतिम फॉर्म लगाने की तारीख है, और 16 तारीख को फॉर्म जांच होने हैं, और 19 तारीख तक फॉर्म वापस जो लेना चाहता है व्यक्ति वो वापस ले सकता है। प्रस्तावक जो बनाए जाते हैं उनका मतलब जैसे क्या वो एक से अधिक जैसे उम्मीदवार का एक प्रस्तावक हो सकता है या क्या सिस्टम? कोई भी प्रस्तावक एक से अधिक व्यक्तियों का प्रस्तावक नहीं हो सकता। यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के निर्देशन पत्र में वह प्रस्तावक बन गया है तो दोनों ही फार्म रद्द समझे जाएंगे, समान रहेंगे। जो उम्मीदवार है जो लड़ते हैं उसमें भी क्या नियम है? जैसे अपन लोकसभा में और में देखते हैं कि 1 से 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाता है, क्या नगर निकाय में भी इस तरह का कोई नियम है? नगर निकाय में 1 से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते, 1 से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकते। अमानत राशि जिसको अपन बोलते हैं वो कितनी इस बार जो तय की गई है नगर निकाय चुनावों के लिए? नगर परिषदों के अंदर सामान्य
वर्ग के लोगों के लिए 4,000 रुपया और OBC, SC, ST महिलाएं, इनके लिए यदि साथ में जाति प्रमाण पत्र पेश करके तो उनके लिए 2,000 रुपया नामनिर्देशन पत्र रखा है। महिलाओं के लिए भी? महिलाओं के लिए भी 2,000 रुपये नगर परिषद में। खर्च भी इन वर्षों में गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि चुनावों में बहुत ज़्यादा खर्च की कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती थी, तो सरकार के द्वारा खर्च को नियंत्रित रखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो इस नगर निकाय चुनावों में जो खर्च सीमा है वो किस तरह से क्या क्या तय की गई है? नगर परिषद क्षेत्र के लिए 1.5 लाख रुपया की सीमा तय की गई है। 1.5 लाख रुपये तक की राशि चुनाव में प्रत्याशी स्वयं या उसके सहयोगी मिलकर खर्च कर सकते हैं। नगरपालिका में? नगरपालिका के लिए 1 लाख रुपये की राशि है। नगर परिषद क्षेत्र के लिए 1.5 लाख और नगर पालिका क्षेत्र के लिए जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति 1 लाख रुपए तक की खर्च सीमा कर सकता है। और इसका जो खर्च का जो करने के जो चुनाव होने के बाद में इस खर्च का क्या ब्यौरा वगैरह देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है? मतदान होने के दिन से और निर्वाचन के परिणाम आने के बाद से 15 दिनों में ये हिसाब संबंधित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना रहता है, लिखित रूप से। लिखित रूप से। इसमें जैसे अपने को और कौन कौन सी जैसे अनुमतियां भी चाहिए होती है? आजकल हर तरह की अनुमति लेकर के ही काम सिस्टम से किया जा सकता है, तो किस तरह की अनुमतियां हमें लेनी पड़ती है? निर्वाचन के दौरान माइक का उपयोग करने के बारे में पैम्पलेट, पोस्टर और बैनर्स लगाने के लिए संबंधित, यदि सार्वजनिक जब सड़क की भूमि पर लगा रहे हैं तो नगर पालिका को, और यदि किसी व्यक्ति के निजी स्थान पर हम लगाना चाहते हैं पोस्टर या बैनर तो उसकी लिखित स्वीकृति लेकर के ही वो कर सकते हैं। ये जैसे ये लगभग पिछले चुनावों से एक नया ये कॉलम जो कार्यशील स्वच्छ शौचालय का एक नया जुड़ा है, तो इसमें क्या प्रमाण पत्र है? इसमें स्वयं सत्यापित शपथ पत्र नॉमिनेशन फॉर्म के साथ ही उपलब्ध रहता है। उसे स्वयं सत्यापित करके कि भी इस प्रकार का कोई भी ये फॉर्म, आप इस फॉर्म से ही, ये प्रारूप अपने पास में है, इस फॉर्म के प्रारूप से ही आप थोड़ा समझाएं कि क्या क्या है। सबसे पहले मैं नाम निर्देशन पत्र जो प्रारूप 3 के अंदर है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि उसके अंदर अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के माता पिता पति का नाम, लिंग और अभ्यर्थी की आयु और डाक का पता सभी हिंदी में दिए हुए हैं। बिल्कुल सरल हिंदी है, आराम से इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेकेंडरी पास व्यक्ति इसको भर सकता है। इसके अंदर उसके पश्चात निर्वाचन के अभ्यर्थी के जो प्रस्तावक है उनके बारे में है। प्रस्तावक सही रूप में, कई बार इसमें गलती हो जाती है, व्यक्ति जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है उस मत वार्ड का ही प्रस्तावक होना चाहिए। चुनाव कोई भी एक दूसरे वार्ड में लड़ सकता है, किंतु नाम निर्देशन पत्र में प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना चाहिए। कई बार इन्हीं आधारों पर फॉर्म रद्द हो जाता है। अब उपाबंध प्रारूप 3 है। प्रारूप 3 का सेकंड भाग ऐसे प्रत्याशियों के लिए है जो निर्दलीय हैं अथवा जिनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इस प्रकार के लोगों के लिए है। इसमें और तो वही है, प्रस्तावक 5 होने आवश्यक हैं। प्रस्तावक का नाम, निर्वाचन नामावली में उसकी भाग संख्या, क्रम संख्या और पूरा पता, हस्ताक्षर और दिनांक, ये सब फिलअप करने रहते हैं। इसके अलावा भाग 3 है इसका प्रारूप 3 का, उसमें चुनाव के लिए जो निशान वितरित किए जाते हैं उनके बारे में है। 6 राजनीतिक दलों के लिए तो उनके तयशुदा निशान हैं, वो रहते ही हैं, और बाकी अन्य निर्दलीय इनमें एक सूची अलग से निकाली जाती है उसमें देख करके, और जो निशान पसंद आए और निर्वाचन के लिए निशान इसमें भर सकते हैं। प्रारूप 4 व 5 निर्वाचन के अधिकारियों से संबंधित है। 4, 5 और 6 वो इसमें कार्रवाई करते हैं। जब नाम निर्देशन पत्र जमा कराते हैं उस समय निर्वाचन अधिकारी एक रसीद बना करके देता है कि ये इतने
बज के इस दिनांक को इतने बज के इतने समय पर यह निर्वाचन पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ है और वो उसकी रसीद संबंधित प्रत्याशी को दी जाती है। अब एक उपाबंध फर्स्ट शपथ पत्र है, ये स्टाम्प के ऊपर नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर है, होना चाहिए। इसमें आज से संबंधित कॉलम इसमें हैं। ये इस चुनाव में पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, ये संशोधन हुआ है। लंबित मुकदमों के बारे में भी जानकारी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई इस प्रकार के नैतिक अधमता से संबंधित किसी मामले में उसके जिसमें 4 फ्रेम हो चुके हों और 3 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान हो, ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिए अयोग्य है। लंबित मुकदमों के बारे में पूरी जानकारी न्यायालय का नाम, आरोप रचित कर दिए जाने के दिनांक सहित भरने चाहिए। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ें, उसमें शून्य लिख दें। इसी प्रकार से आज के संबंध में है कि प्रत्याशी, उसका पति अथवा पत्नी एवं उस आश्रित बच्चों की चल संपत्तियां, मूवेबल एंड इमूवेबल के ब्यौरा देना रहता है। इसे सावधानीपूर्वक अपनी समस्त संपत्तियों की सूची चल और अचल बना करके और प्रस्तुत करना चाहिए। शैक्षिक योग्यता का कॉलम नीचे दिया है, वो सिर्फ जानकारी के लिए है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इन चुनावों में पिछली बार पहले से रखा गया था सेकेंडरी पास होना आवश्यक था, किंतु इस वर्ष इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अंत में एक सांख्यिकीय फॉर्म है सूचनाओं के लिए। इस फॉर्म में फोटो देने के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, किंतु बाद में बुलाना पड़े इसलिए एक व्यवस्था बनाई है कि फॉर्म के साथ ही फ़ोटो दे दें। कौन कौन सी जैसे सावधानियां रखनी होती है जो चुनाव लड़ता है, जो अभ्यर्थी है उसको ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से वो चुनाव लड़े, क्योंकि आपको चुनाव लड़ने का भी एक अनुभव है, तो किस तरह का आप सजेशन करना चाहेंगे जो लोग नए चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, जो पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं? विशेषतः ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खर्च की सीमा है उससे अधिक राशि खर्च न हो। किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं रहती। मतदाता समय प्रत्याशी को द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो सामान्य रूप है अपने आप बिल्कुल हर तरह से फॉर्म को बिल्कुल सफाई से भरें, साफ़ सुथरे तरीके से भरें, और जो भी जानकारियाँ मांगी गई है पूर्ण सत्यता के साथ भरें। और हमारा यह प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी किसी फॉर्म की गलती की वजह से या आपकी किसी ऐसी गलती की वजह से आपका चुनाव रद्द ना हो, और आपकी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेगी कि आप पूरी तैयारी करें। और भी कोई विशेष बात जो इस बारे में आप बताना चाहते हैं? विशेष बात यह है कि इसके अंदर जो कॉलम बने हुए हैं वो खाली नहीं रहना चाहिए। यदि लागू नहीं हो रहा तो शून्य अंकित कर दें, किंतु नॉमिनेशन फॉर्म में कई बार देखने में आता है कि ये तो मेरे काम का नहीं है, तो उसमें शून्य लिख के और उसको, ताकि इसमें कोई और लेपिंग नहीं कर सकें, कॉलम को खाली नहीं, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। पूरे ध्यान से फॉर्म भरें और सभी नियमों का पालन करें। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाई गई है उसका भी आप पालन करें। और वर्तमान समय में कोरोना को देखते हुए जो भी मतदाता वहाँ मतदान करने के लिए भी जाए, वो 6 फीट की जो दूरी बनाई गई है दूरी का पालन करे और चेहरे पर मास्क लगा करके रखे, और जो भी नियम जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उन सभी गाइडलाइंस का पालन करें। हमारे आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत ही उपयोग की रही होगी। और भी इस तरह की अधिक बात अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक सटीक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ। आप सभी का धन्यवाद।